हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएस विद प्रेम के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज के एक नए क्लास में। आज हम कक्षा 10 की एनसीईआरटी का लोकतांत्रिक जो है बुक है उसके हम आज पहले पाठ को देखेंगे और उसमें जितने भी उसके महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे हम पहले पाठ से उसको हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले राजनीति विज्ञान के मतलब जितने कक्षा 10 के एनसीईआरटी का जो पॉलिटी वाला सेक्शन है, पॉलिटी वाली किताब है, उससे संबंधित जितने भी सवाल हैं यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और आज हम कक्षा 10 की एनसीईआरटी के जो लोकतांत्रिक किताब राजनीतिक विज्ञान की किताब है उसके पहली पाठ को हम देखेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करेंगे हम क्लास को। आप लोग फटाफट हमारे चैनल से जुड़ जाइए। क्लास अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम याद रखने योग्य बातें देखेंगे। तो इसमें देखेंगे कि बेल्जियम में देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच बोलता है। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे 40% लोग बेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। वही श्रीलंका में सिंहलियों की संख्या कुल जनसंख्या का 74% है। अगला देखेंगे श्रीलंका में 1956 में एक कानून द्वारा सिंहली को राजभाषा घोषित किया गया था। इसे आप लोग याद रखेंगे कि श्रीलंका में सिंहली भाषा को राजभाषा का घोषित किया गया था 1956 में। सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना था। जी हाँ, 1948 में सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन का प्रभुत्व जमाना चाहा था। अगला देखेंगे सन 1956 में कानून बनाकर सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे बेल्जियम ने समझदारी का परिचय दिया, अपने संविधान में संशोधन करके ऐसा प्रावधान किया कि किसी को बेगानेपन का एहसास ना हो। अगला देखेंगे बेल्जियम मॉडल को आदर्श मानते हुए यूरोपीय देशों ने यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स को बनाया। शासक के विभिन्न अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा क्षैतिज वितरण कहलाता है। उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण भी कहा जाता है। तो ये प्रमुख कुछ याद करने के फैक्ट थे जिनको हमने डिस्कस किया। अब हम यहाँ बहुविकल्पीय प्रश्न के बारे में कुछ चर्चा करेंगे जो हमारे एग्जाम में सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि श्रीलंका में आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रमुख सामाजिक समूह का था। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे सिंहली, दूसरा देखेंगे तमिल, तीसरा ईसाई, चौथा मुस्लिम। तो इसमें पहला इसका आंसर हो जाएगा का सिंहली। तो सिंहली जो है आबादी का श्रीलंका में बड़ा हिस्सा था। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे बेल्जियम की सीमाएँ किन देशों से लगती हैं। तो बेल्जियम की सीमाएँ जो है हमारी फ्रांस से, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग। फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगती हैं। इसे आप लोग याद रखेंगे, कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है। अगला देखेंगे 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन हुआ। तो 4 बार संशोधन किया गया। इसे आप लोग याद रखेंगे। बेल्जियम की जनसंख्या की बात करें तो बेल्जियम की जनसंख्या लगभग 1 करोड़ है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो बेल्जियम की जनसंख्या कितनी है, 1 करोड़ है। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे यहाँ पर बेल्जियम में किस जाति समूह की आबादी सबसे अधिक है। जी हाँ, बेल्जियम में किस जाति समूह की आबादी सबसे अधिक है। तो फ्लेमिश यहाँ पर ज़्यादा रहते हैं। जी हाँ, कौन यहाँ पर ज़्यादा रहते हैं, फ्लेमिश रहते हैं। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे यहाँ पर बहुसंख्यकवाद सिद्धांत के कारण किस देश में गृहयुद्ध हुआ था। तो श्रीलंका में हुआ था। जी हाँ, सिंहली की जनसंख्या यहाँ पर ज़्यादा, इसी वजह से यहाँ पर गृहयुद्ध हुआ था। अगला देखेंगे सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य है। तो सत्ता के क्षैतिज वितरण का तात्पर्य देखेंगे। सत्ता के क्षैतिज वितरण का तात्पर्य देखेंगे कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका में सत्ता का वितरण। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका में सत्ता का वितरण जो है एक सत्ता के क्षैतिज वितरण का तात्पर्य होता है। तो आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। जी हाँ, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे कौन सा जातीय समूह ब्रुसेल्स में बहुसंख्यक है। कौन सा जातीय समूह ब्रुसेल्स में बहुसंख्यक है। तो ये फ्रांसीसी भाषी जो है होते हैं। यही हैं जो ये हमारे जो है फ्रांसीसी भाषी जो होते हैं ये ब्रुसेल्स में बहुसंख्यक है। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे बेल्जियम में जर्मन भाषी लोग कितने हैं। तो बेल्जियम में 1% लोग जो है जर्मन भाषी हैं। इसे आप लोग याद रखेंगे। निम्न में कौन सी भाषा सन 1956 में श्रीलंका में राजभाषा का दर्जा दिया गया। तो ये सिंहली भाषा है। इसे आप लोग याद रखिए। अगला देखेंगे बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव निम्न से कौन करता है। तो एक ही भाषा बोलने वाले लोग जो है बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव करते हैं। अगला देखेंगे बेल्जियम में फ्रांसीसी भाषा बोलने वालों का प्रतिशत कितना है। तो 40% है। इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे कुछ प्रश्न और हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे कि 1970-1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन हुआ। तो 4 बार हुआ। श्रीलंका में शैली समुदाय की प्रभुत्ता कायम करने के लिए किस प्रकार की सरकार का गठन किया गया। तो बहुसंख्यकवाद सरकार का गठन किया गया था। बेल्जियम में किस जातीय समूह की आबादी सबसे अधिक है। तो डच की है। श्रीलंका में सबसे अधिक संख्या किस सामाजिक समूह का। तो सिंहली की है। इसे आप लोग याद रखेंगे। वन लाइनर के रूप में हम देख रहे हैं। बेल्जियम में मुख्य रूप से कौन सी 2 भाषाएं बोली जाती हैं। तो डच और फ्रेंच जो है बेल्जियम में बोली जाती हैं। इसे आप लोग याद रखेंगे। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। इसे आप लोग याद रखेंगे।
अगला देखेंगे बेल्जियम में कौन सा अल्पसंख्यक वर्ग अमीर और शक्ति संपन्न है, तो ये फ्रेंच वर्ग जो है बेल्जियम में अमीर और शक्ति संपन्न है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे बहुसंख्यकवाद के कारण कौन सा देश लंबे समय तक गृहयुद्ध की आग में झुलसता रहा, तो श्रीलंका रहा, जो कि सिंहली जात की वजह से हुआ है। अगला देखेंगे सत्ता की साझेदारी किन चीज़ों में सर्वाधिक सहायक है, तो संघर्ष को रोकने में सत्ता की साझेदारी सहायक होती है। अगला देखेंगे बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, भाषा के आधार पर डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले लोग जो हैं सामुदायिक सरकार का चुनाव करते हैं। अगला देखेंगे श्रीलंका में सिंहली भाषा लोगों को किस धर्म से संबंधित है, तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। सिंहली भाषा के लोग किससे संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब यहाँ पर कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न हम डिस्कस करेंगे। सत्ता के साझेदारी के विभिन्न रूपों का उल्लेख कीजिए, तो सत्ता का क्षैतिज वितरण जो है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से संबंधित है। और सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण की बात करेंगे तो केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार और स्थानीय सरकार है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए कि सत्ता का क्षैतिज वितरण की बात की जाए तो यहाँ पर हम विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और वही सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण की बात करें तो केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार और स्थानीय सरकार, ये हमारा ऊर्ध्वाधर है। और क्षैतिज की बात करेंगे तो हमारा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका हमारे क्षैतिज हैं। अगला देखें बेल्जियम के समाज में विभिन्न भाषाई लोग के बीच तनाव के क्या कारण थे, तो यहाँ पर उत्तर में हम देखेंगे कि बहुसंख्यक डच की अवहेलना, अल्पसंख्यक फ्रेंच का अधिक ताकतवर और समृद्ध होना, आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ एक खास समुदाय तक सीमित रहना, राजनीतिक सत्ता का एक समुदाय विशेष में केंद्रित थे। तो इसे आप लोग याद रखेंगे कि बेल्जियम के समाज में विभिन्न भाषाई लोगों के बीच तनाव के कारण यही थे। अगला देखेंगे श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद ने किस प्रकार सामाजिक तनाव को जन्म दिया, तो बहुसंख्यकवाद के तहत सिंहलियों के हितों का विशेष ध्यान रखा गया। सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सिंहलियों को अधिकार दिया गया। सिंहली की एकमात्र राजभाषा का दर्जा दिया गया। तमिल के हितों को दरकिनार किया गया। तमिलों को राजनीतिक अधिकार से वंचित रखा गया, तो इसलिए वहाँ पर गृहयुद्ध हुए थे। अगला देखेंगे सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, तर्क दीजिए। तो इसका उत्तर देखेंगे कि विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव को कम करना, या लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुकूल है, राजनीतिक अस्थिरता को कम करता है, सत्ता में अधिक से अधिक लोगों को भागीदार बनाता है। कौन, सत्ता की साझेदारी इसीलिए आवश्यक है। अगला देखेंगे यहाँ पर सामाजिक विविधताओं वाले शासन में सत्ता का बंटवारा किस प्रकार किया जाता है। आइए इसका उत्तर देखेंगे। विभिन्न सामाजिक समूहों में जैसे भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच सत्ता का विभाजन, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों, महिलाओं को विधायिका में हिस्सेदारी देना, अल्पसंख्यक समुदायों को आरक्षण देकर तथा अत्यंत पिछड़े हुए वर्ग के लोगों के लिए अलग से सरकारी नीतियाँ बनाकर ही सामाजिक विविधता वाले शासन में सत्ता का बंटवारा किया जाता है। ये सब महत्वपूर्ण सेगमेंट हैं जो हमारे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाएंगे फैक्ट के रूप में, या हमारे मेंस का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ से भी ये सब आप इसे कोट कर सकते हैं। अगला देखेंगे यहाँ पर श्रीलंका में पास में हुए 1950 के कानून के अनुसार सिंहली लोगों के वर्चस्व में 3 प्रावधान लिखिए। तो आइए उसका उत्तर देखते हैं। सिंहली भाषा की श्रीलंका की राजकीय भाषा घोषित करना, सिंहली लोगों को शिक्षण संस्थाओं, सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देना, सिंहली लोगों को राजनीतिक प्रक्रिया में स्वतंत्र रूप से भाग लेने का अधिकार है, और बौद्ध धर्म को पूजा अर्चना की पूर्ण स्वतंत्रता मिली हुई है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण और क्षैतिज वितरण में अंतर स्पष्ट करें। ऊर्ध्वाधर वितरण की बात करें तो इसके अंतर्गत सरकार के विभिन्न स्तरों को सत्ता का बंटवारा होता है। इसमें उच्चतर निम्नतर स्तर की सरकारें होती हैं, और इसमें निम्न अंग उच्चतर अंग के अधीन काम करते हैं। तो यहाँ हमने ऊपर देखा था जैसे कि क्षैतिज जो है ऊर्ध्वाधर, तो क्षैतिज में आपका विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और ऊर्ध्वाधर में आपका केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। वही क्षैतिज वितरण की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं, और इसमें के प्रत्येक अंग एक दूसरे पर नियंत्रण रखता है। तो क्षैतिज में हमने देख लिया कि विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका है। वही सत्ता का ऊर्ध्वाधर की बात करेंगे तो केंद्रीय सरकार, प्रांतीय और स्थानीय, केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय, से आप लोग याद रखेंगे। अगला हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। अगला आज 8वां क्वेश्चन, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद उसके प्रभाव का वर्णन करें। तो श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद की बात करें तो सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित करना, विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देना, सरकार द्वारा बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देना, इसे आप लोग याद रखेंगे। वही देखेंगे बहुसंख्यकवाद का प्रभाव की बात करें तो तमिलों की नाराजगी और शासन के प्रति बेगानेपन को बढ़ावा। 1980 के दशक में उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल ईलम बनाने की मांग की गई। सिंहली और तमिलों के बीच टकराव, गृहयुद्ध का जन्म होना, गृहयुद्ध के कारण हजारों लोगों को मारा जाना था, बेघर होना, युद्ध के कारण देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन का दुष्प्रभाव पड़ा। तो ये सब हमारी जो प्रमुख कारण थे जो कि श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद के बाद इसके प्रभाव पड़े थे। अगला देखेंगे बेल्जियम के सामाजिक विविधताओं उत्पन्न समस्याओं का समाधान कैसे किया गया। तो बेल्जियम में सामाजिक विविधताओं से उत्पन्न समस्याओं का समाधान की बात करें तो केंद्र सरकार ने डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की समान संख्या रखी।
केंद्रीय सरकार की अनेक शक्तियों को क्षेत्रीय सरकारों को सौंप दिया। केंद्रीय सरकार दोनों समुदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया। सामुदायिक सरकार का गठन किया गया। क्षेत्रीय और सामुदायिक सरकारों को विभिन्न मामलों में निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी गई। तो इस तरह ही बेल्जियम ने सामाजिक विविधताओं से उत्पन्न समस्याओं का समाधान किया था। अब 10वां क्वेश्चन आज का हम देखेंगे कि विभिन्न दबाव समूह और राजनीतिक दल किस प्रकार सत्ता के बंटवारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आइए इसके उत्तर देख लेते हैं। तो व्यापारी, उद्योगपति, किसान, औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हित समूहों का सक्रिय होना। हित समूह, दबाव समूह, सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करना। सरकार के ऊपर दबाव बनाकर महत्वपूर्ण फैसले के लिए सरकार को बाध्य करना। अपने अपने वर्ग के हितों को बढ़ावा देना। जनता की मुख्य समस्याओं की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना। तो ये प्रमुख जो थे जिनके यहाँ पर विभिन्न दबाव समूह और राजनीतिक दल जो सत्ता के बंटवारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर 11वां क्वेश्चन, तमिल भाषी लोगों की क्या मांग। तो तमिल भाषी लोगों की मांग ये हम देखते हैं यहाँ पर। श्रीलंका में तमिल भाषी लोगों ने अपने राजनीतिक दलों के माध्यम से निम्नलिखित मांगें रखी, जिसमें सबसे पहले उन्होंने तमिल भाषा को राजभाषा बनाया जाए, क्षेत्रीय स्वायत्तता दी जाए, अन्य जातीय समूहों के समान शिक्षा और रोजगार की सुविधा दी जाए, 1980 के दशक में तमिल सरकार बनाने की मांग की जाए। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, 3 कारण बताइए। तो यह सामाजिक समूहों के बीच संघर्ष की संभावना को कम करती है। सत्ता की साझेदारी प्रजातंत्र का आधार है या विकास के लिए आवश्यक है। श्रीलंका में सत्ता बहुसंख्यक सिंहलियों के पास थी, जिससे अल्पसंख्यक तमिलों में बुरा लगा और पूरा देश गृहयुद्ध में फंस गया। तो ये प्रमुख सत्ता की साझेदारी के जरूरी के जो है सत्ता की साझेदारी के लिए प्रमुख कारण थे, जिसको हमने डिस्कस कर लिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सन 1960 में बेल्जियम में असंतोष के क्या कारण थे, असंतोष किस प्रकार दूर किया गया। तो देखेंगे कि अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक दृष्टि से समृद्ध और ताकतवर थे। बहुसंख्यक डच भाषी लोगों को इससे नाराजगी थी। राजधानी ब्रुसेल्स में डच भाषी अल्पमत और फ्रेंच भाषी बहुसंख्यक थे। क्षेत्रीय अंतर और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार कर टकराव का समाधान किया गया। ये प्रमुख जो असंतोष के कारण थे बेल्जियम में, प्रमुख कारण हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अगला देखेंगे आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के लिए 4 रूपों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले देखेंगे सत्ता की साझेदारी सरकार के विभिन्न अंगों के बीच होती है। सरकार के विभिन्न स्तरों पर सत्ता की साझेदारी होती है। सत्ता की साझेदारी विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच होती है। सत्ता की साझेदारी राजनीतिक दलों, दबाव समूहों, सामाजिक आंदोलनों के द्वारा होती है। तो ये प्रमुख 4 जो हैं रूपों का वर्णन किया गया जो लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अगला देखेंगे सत्ता के क्षैतिज वितरण 3 उदाहरण देकर बताइए। तो शासन के विभिन्न अंगों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा क्षैतिज वितरण कहलाता है। सभी अंगों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है ताकि कोई सत्ता का सीमित उपयोग न कर सके। हर अंग एक दूसरे पर अंकुश रखता है, इस प्रकार सभी के बीच शक्ति संतुलन बना रहता है। तो ये इसका क्षैतिज वितरण था जिसका हमने समझा। ऊर्ध्वाधर वितरण को समझाइए। तो ऊर्ध्वाधर वितरण की बात करेंगे तो यहाँ पर उच्चतर और निम्नतर सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा ऊर्ध्वाधर वितरण कहलाता है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन एक अच्छा उदाहरण है। राज्य सरकार से नीचे स्तर के सरकारों के लिए भी ऐसी व्यवस्था नगर पालिका, पंचायतें ही ऐसी इकाइयाँ हैं जिनको हम ऊर्ध्वाधर स्तर के रूप में जानते हैं, ऊर्ध्वाधर वितरण के रूप में जानते हैं। अगला देखेंगे यहाँ पर श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद उसके प्रभाव का वर्णन करें। तो 1956 में कानून बनाकर तमिलों को उपेक्षित और सिंहली को राजभाषा घोषित कर दिया गया, जिससे तमिल वर्ग असंतुष्ट हो गया। विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता दी गई, जिससे तमिल नाराज हो गए। सरकार द्वारा बौद्ध मत को संरक्षण बढ़ावा दिया गया, जिससे तमिल समुदाय संतुष्ट हो गया, जिससे श्रीलंका में गृहयुद्ध का जन्म हुआ। तो ये प्रमुख इसके बहुसंख्यकवाद तथा इसके प्रभाव का वर्णन था श्रीलंका में। यहाँ से आपके प्री में भी यहाँ पर कोई जो है फैक्ट बन सकता है और मेंस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखें बेल्जियम में सामाजिक विविधताओं से उत्पन्न समस्याओं का समाधान कैसे किया गया। तो सरकार ने व्याप्त विविधताओं को स्वीकार किया और संविधान में 4 संशोधन किए। केंद्र सरकार ने डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान कर दी। राज्य सरकारें केंद्रीय सरकारों के अधीन नहीं रहेंगी। सामुदायिक सरकार का निर्माण एक ही भाषा बोलने वाले लोग करेंगे, इससे सभी के बीच संतुलन स्थापित हो गया। अगला देखेंगे युक्तिपरक और नैतिक तर्क में क्या अंतर है। तो लाभ हानि का सावधानीपूर्वक हिसाब लगाकर लिया गया फैसला मुक्तिपरक तर्क कहलाता है। नैतिक तर्क सत्ता के उचित बंटवारे का चिंतन होता है। दोनों तर्कों के द्वारा आपसी टकराव को टाला जा सकता है, जिसे युक्तिपरक और नैतिक तर्क का अंतर कहा जाता है। अगला देखेंगे श्रीलंकाई तमिलों ने अपने अधिकारों के लिए किस प्रकार का संघर्ष किया। तो तमिलों द्वारा राजनीतिक पार्टियां बनाई गई, तमिलों द्वारा बराबरी की मांग की गई और तमिल ने स्वतंत्र तमिल इलम की मांग की और हिंसा का भी सहारा लिया था। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। विभिन्न राजनीतिक अगला क्वेश्चन देखेंगे विभिन्न दबाव समूह और राजनीतिक दल किस प्रकार सत्ता के बंटवारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे राजनीतिक दल समाज में अपनी विशेषताएं बताकर जनता को प्रभावित करते हैं। अगला देखेंगे व्यापारियों, किसानों आदि वर्गों के हित समूह सत्ता पर दबाव बनाकर सत्ता में हिस्सेदारी प्राप्त करते हैं। वर्तमान में गठबंधन की सरकार साझेदारी का एक अच्छा उदाहरण है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे लास्ट क्वेश्चन आज का, सामाजिक विविधताओं वाले शासन में सत्ता का बंटवारा किस प्रकार किया जाता है।
तो इसका उत्तर देखेंगे, सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों में भाषा और धार्मिक आधार पर किया जाता है। आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को आरक्षण देकर सत्ता का बंटवारा किया जा सकता है। अल्पसंख्यकों को भी उचित हिस्सेदारी देकर संतुष्ट किया जा सकता है। इस प्रकार सत्ता समझदारी से सत्ता का उचित बंटवारा कर आपसी तालमेल ठीक किया जा सकता है। तो ये आज का जो क्लास थी आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर हमने टोटल 22 क्वेश्चन जो कि विकल्पीय, लघु और विस्तृत रूप से डिस्कस किया। ये हम आपके प्री मेंस दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं इंडिया में जीके जीएस का, तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो पॉलिटी का ये कक्षा 10 की क्लास की एनसीईआरटी का जो किताब है उसकी ये पहला पार्ट था, हमने डिस्कस किया। आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लग रही है तो लोगों को, दोस्तों को शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नए क्लास में, एक नए कंटेंट के साथ, एक नए पार्ट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सोचते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।